आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रश्नावली 6.3 को, और ये त्रिभुज की सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो भी है, क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो एडवांस लेवल के हैं, थोड़े से हाई लेवल के हैं, थोड़े से लो लेवल के हैं। तो हम सारे क्वेश्चन को क्या ही करते हैं कि धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से एक एक नियम को समझेंगे, तब जाके हमारे जो नंबर आएंगे वो औरों के अपेक्षा बढ़िया नंबर आएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समरूप की कसौटियां क्या होती है। तो टोटल समरूप की 3 कसौटियां होती है। मैं आपको यहाँ पे फिगर दे दिया हूं, देखो ये दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या है, समरूप है। ये हमारे पास क्या है, समरूप है। ये भी हमारे पास क्या है, समरूप है। तो ये किन किन कंडीशन में समरूप हो सकती है, इसके लिए हमारे पास 3 नियम आने जरूरी होते हैं। या तो दोनों त्रिभुजों के एंगल बराबर होने चाहिए, या तो 2 एंगल बराबर होने चाहिए, या तो इन दोनों त्रिभुजों के तीनों साइड बराबर होने चाहिए, यानी अनुपात इनका बराबर होना चाहिए, भुजा का अनुपात। या तो इन दोनों त्रिभुजों के साइड बराबर होना चाहिए, यानी एक भुजा, एक एंगल और एक साइड बराबर होनी चाहिए, तभी ये मेरे भाई समरूप कहलाते हैं। ठीक है, आपको कैसे याद रखनी है, ऐसे आ स सास, कैसे याद रखनी है, आ स सास, ऐसे याद रखनी है, आ स सास। तो हम एक एक करके सभी कंसेप्टों को आराम से पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यदि एक त्रिभुज एबीसी है और ये त्रिभुज डीईएफ है, तो ये दोनों समरूप कब हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। समरूप को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, देखो मेरे भाई, या तो तीनों एंगल बराबर हो, या तो 2 एंगल बराबर हो, तो वो मेरे भाई समरूप कहलाती है। मान लेते हैं अगर ये कोण अल्फा है, तो मेरे भाई ये भी कोण क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। ये यदि बीटा है तो ये भी कोण क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। ये यदि गामा है तो ये भी कोण क्या होना चाहिए, गामा होना चाहिए। तो ये अगर तीनों कोण इन तीनों कोणों के बराबर हो गया तो वो मेरे पास कहलाएगा त्रिभुज एबीसी, समरूप कहलाएगा त्रिभुज डीईएफ के। कैसे मेरे भाई, ध्यान से देखना। यदि मैं कहूं कि कोण ए के बराबर कोण डी हो जाए और कोण बी के बराबर कोण ई हो जाए, कोण सी के बराबर कोण एफ हो जाए, तो मेरे भाई जो ये हमारा त्रिभुज है ना ए बी सी, जो हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, ये मेरे पास समरूप हो जाएगा। ठीक है, समरूप हो जाएगा डीईएफ के। ठीक है, ये समरूप हो जाएगा मेरे भाई त्रिभुज डीईएफ के। अब एक ही बात आप लोग को ध्यान देनी है कि मेरे भाई यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए वो यहाँ पे एंगल होना चाहिए, यानी ए का जो मान होना चाहिए वही डी का मान होना चाहिए, बी का जो मान होना चाहिए वही ई का मान होना चाहिए, सी का मान होना चाहिए वही एफ का मान होना चाहिए। मतलब ये है कि ए का मान यहाँ पे अल्फा है तो आगे वाले में डी का भी मान अल्फा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, आप आपका मन कर दिया कि हम ऐसे लिख दे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ई एफ डी के, तो ऐसे मेरे भाई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप यही बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला सही लिखेगा, ये वाला हमारा गलत लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ए का मान कितना है, अल्फा, और यहाँ पे ई का मान क्या हो गया मेरे भाई, बीटा। तो जब भी हमें लिखना है ऑर्डर के रूप में लिखना है, यानी जो मान यहाँ पे होगा वही मान क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो यही बातें आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही आसान से कंसेप्ट है। अब देखिए क्या करते हैं हम इसको यदि अनुपात में आपको लिखना है, हो सकता है आपको अनुपात में लिखना हो, तो कैसे लिखोगे, इसके आगे के 2 ले लो, इसके आगे के 2 ले लो, तो ऐसे लिखोगे ए बी बटा के डीई बराबर हो जाएंगे। इसके आगे के 2 ले लो, मतलब बीसी ले लो, और यहाँ पे ईएफ ले लो, तो बीसी बटा के ईएफ हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे ले लो एसी ले लो, यहाँ पे डीएफ ले लो, तो बराबर हो जाएंगे मेरे भाई एसी और आपके क्या हो जाएंगे, डीएफ हो जाएंगे। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे मेरे भाई, बराबर हो सकते हैं इस वाले त्रिभुज में। तो कितना आसान सा कंसेप्ट था, या तो तीनों एंगल बराबर हो, 2 ही एंगल बराबर हो, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, या तो तब हमारे पास त्रिभुज ए बी सी समरूप कहलाएगा डीईएफ के। तो ये हमने क्या सीखा, एंगल जब बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। अब हम दूसरा चीज पढ़ेंगे कि यदि 2 त्रिभुजों के बीच में तीनों भुजाएं यदि समान अनुपात में हो तो वो साइड के अनुपात से ये समरूप कहलाएंगे। मेरे भाई मेरी बातें ध्यान से समझना, यदि इनके अनुपात बराबर हो गए, यानी जो एबी का अनुपात है वो डीई के बराबर हो गया, जो एबी का अनुपात है वो डीई के बराबर हो गया। ठीक है, AB का अनुपात जो DE के बराबर हो गया, BC का अनुपात EF के बराबर हो गया, BC का अनुपात EF के बराबर हो गया,
और मेरे भाई AC का अनुपात DF के बराबर हो गया। ठीक है, अगर ये मान तीनों अनुपात बराबर आते हैं, इनका जो रिजल्ट आएगा वो मान यदि बराबर आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ABC होगा वो समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है ना, ये आसान सा कंसेप्ट मेरे भाई। इसका अनुपात इसके संग, इसका अनुपात इसके संग, इसका अनुपात इसके संग, यदि ये अनुपात बराबर हो गए तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, त्रिभुज ABC बराबर DEF कहलाएगा। एग्जाम्पल में देख के आपको समझा दूं, बोलोगे हाँ भैया। ध्यान से देखो एग्जाम्पल में, मान लेते हैं यदि ये 8x है, ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे भाई 4x। यदि ये 6y है तो ये हम क्या लिख सकते हैं, 3y लिख सकते हैं। और यदि ये 10z है तो इसको हम लिख सकते हैं 5z। आप इसको हल करोगे ना तो आप एक चीज ध्यान से देखोगे कि 8/4 ठीक है, तो ये वाला जो हमारा त्रिभुज है, ये हमारा जो त्रिभुज है, यदि दो त्रिभुजों के बीच में यदि इनके भुजाएं का अनुपात बराबर हो तो वो त्रिभुज हमारे समरूप कहलाते हैं, यानी त्रिभुज ABC समरूप होगा हमारे त्रिभुज DEF के। एक एक सवाल के हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। ठीक है, अगर देखो मेरे पास एक साइड के बीच में एंगल फंस गया हो, दोनों साइड के बीच में हमारा एंगल बेचारा फंस गया हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। कैसे मेरे भाई, ध्यान देना। मान लेते हैं कि ये साइड इस साइड के अनुपात के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के अनुपात के क्या है मेरे भाई, बराबर है। ठीक है, ये वाला एंगल यहां भी है, ये वाला एंगल यहां भी है। अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी कोण मेरे पास क्या है मेरे भाई, अल्फा है। ठीक है, ध्यान देना, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए अनुपात इनका, और इनके बीच में जो एंगल है ना मेरे भाई वो बराबर होना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा DEF के। इस पे ढेर सारे सवाल लगाने, इसलिए इसको स्टार बना लेना। ध्यान से देखना एक बार। कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज में कोण A का मान कोण D के बराबर होना चाहिए, इसका अनुपात इसके बराबर होना चाहिए, यानी AB का अनुपात मेरे भाई DE के बराबर होना चाहिए, और AC का अनुपात DF के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो मेरे भाई हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ABC होगा वो समरूप होगा त्रिभुज DEF के। तो है ना तीनों कंसेप्ट आसान, बस तीन ही नाम याद रखना है मेरे भाई, आ स सास। आ स सास। आ का मतलब हो गया कि यदि दोनों त्रिभुज के एंगल बराबर हो तो वो हमारे समरूप कहलाते हैं। यदि दोनों त्रिभुज के साइड बराबर हो तो हमारे समरूप कहलाते हैं। अगर यदि किसी त्रिभुज के साइड एंगल बराबर हो तो हमारे पास समरूप कहलाते हैं। दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। यानी मेरे भाई ये भी सांप बनेगा, यहाँ पे यहां भी सांप बनेगा और यहां भी सांप बनेगा, और इस सांप के जरिए से हमारा एक कंसेप्ट तैयार हो गया, आ स सास। तो चलिए हम अपनी प्रश्नावली की पहली सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं, और सारे सवालों को बेसिक तरीके से अच्छे तरीके से हम आपको लगा के देंगे, और वैसे हम आपको लगा के देंगे जैसे आप इसे एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको क्लास पूरी देखनी है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। मेरा यकीन मानना यदि आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो आप औरों से ज्यादा नंबर लेके आओगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, देखिए ऊपर दिख रहा होगा कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन सा युग्म समरूप है। उस समरूप कसौटी को भी लिखिए जिनका प्रयोग उत्तर देने के लिए किया गया है, साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। मेरे भाई क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आप हमें ये सिद्ध करिए कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर ये त्रिभुज समरूप है दोनों, तो कौन सी कसौटी से ये समरूप हुए। और मैंने आपको अभी बताया है कि 3 कसौटियां होती है त्रिभुज की। तो मेरे भाई आपको यहां पे दिख रहा है कि अल्फा कोण के बराबर अल्फा है, बीटा कोण के बराबर बीटा है, और गामा कोण के बराबर गामा है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 60 अंश के बराबर 60 अंश है, 80 अंश के बराबर 80 अंश है, और यहाँ पे 60 अंश के बराबर 60 अंश है। तो ये हमारा जो त्रिभुज है वो एंगल के अनुसार समरूप होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों कोण यदि दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो वो समरूप कहलाती है। और समरूप ध्यान से देखना, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कोण A का मान है वो कोण P के मान के बराबर है, कोण B का जो मान है वो मेरे भाई कोण Q के मान के बराबर है, कोण C का मान है वो मेरे पास मेरे भाई कोण R के मान के बराबर है। तो मेरे भाई जब भी हम इसको लिखेंगे ना सीक्वेंस में लिखेंगे, यानी A B C, यहां से लिखेंगे A B C, किसके बराबर समरूप है मेरे भाई, वो समरूप होंगे P Q R के, त्रिभुज P Q R से।
ऐसा ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लिखेंगे एंगल 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 की कसौटी से, क्या लिखेंगे मेरे भाई? एंगल 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 की कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। तो कितनी सारी सिंपल सी सवाल थी मेरे भाई, आप लोग बोल देना कितनी सिंपल सी सवाल थी, है ना आसान सवाल। तो हम ऐसे ऐसे करके अपने सवालों को लगाने वाले हैं, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण अगले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो वो एंगल 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 की कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास मेरे भाई दिया हुआ है, यहां पे मेरे पास दिया हुआ है मेरे भाई कि ABC है और यहां पे हमारे पास PQR है, ठीक है। अब मेरी बातें ध्यान से देखना, हम इसमें एंगल का अनुपात मिलाते हैं और यदि एंगल का अनुपात मिल जाएगा तो हमारा ये त्रिभुज भी क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। ध्यान से देखना, देखो 2 का अनुपात 6 से, 2 3 6 होता है, लेकिन 3 किसी से अनुपात नहीं मिला पा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि 2 का अनुपात 4 से लेते हैं और 2.5 का अनुपात 5 से लेते हैं, 3 का अनुपात 6 से लेते हैं। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि ये इसका दूना है, ये भी इसका दूना है, ये भी इसका दूना है। तो ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं AB, ऐसे देखो मेरे भाई क्या करता हूं AB का अनुपात किसके संग लेता हूं? QR के संग लेता हूं और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। BC का अनुपात PR से लेता हूं, BC का अनुपात किसके संग लेता हूं मेरे भाई? PR के संग लेता हूं, ठीक है। और यहां पे AC का अनुपात PQ के संग लेता हूं, AC का अनुपात PQ के संग लेता हूं। ध्यान से सभी लोग यहां पे देखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेरे भाई क्या किया हुआ है कि AB का अनुपात QR के संग लिया हुआ है और BC का अनुपात PR के संग लिया हुआ है और AC का अनुपात PQ के संग लिया हुआ है, ठीक है। अब हम सभी के मानों को यहाँ पे हम रख देते हैं। मेरे भाई AB का मान कितना है? 2 है। QR का मान कितना मेरे भाई? 4 है। BC का मान कितना है? BC का मान मेरे पास 2.5 है, ठीक है। PR का मान कितना है? PR का मान हमारे पास 5 है। AC का मान कितना है? 3 है। PQ का मान कितना है? 6 है। और हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से डिवाइड करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे तो 2 दूना के 4, 2.5 दूना के 5 और 3 दूना के 6। तो सभी के सभी मान आप यहाँ पे काट पीट के मचाओगे तो सबका मान कितना आएगा मेरे भाई? 1/2 आएगा। अरे 2/4 को काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना के 5, 3 एकम 3, 3 दूना के 6। इन सबका मान मेरे भाई कितना आएगा? 1/2 आएगा। इन सबके अनुपात क्या है? बराबर है। अगर सबके अनुपात बराबर होते हैं तो हमने आपको एक चीज सिखाया था कि साइड के रेशियो से ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी भुजा के अनुपात यदि बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज की भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं, ठीक है। तो यदि किसी 2 त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। अब इसे लिखना सबसे बड़ा जरूरी है कि हम कैसे इसे लिखेंगे। ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां पे क्या था? AB था, यहां पे QR था। तो यहां पे AB था, यहां पे क्या था मेरे भाई? QR था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले यहां पे A हम लिखेंगे, त्रिभुज क्या लिखेंगे? A लिखेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे? हम लोग Q लिखेंगे। ऐसे एक एक करके लिखते रहना, ठीक है। यहां पे हम लोग B लिखेंगे तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? R लिखेंगे, ठीक है। यहां पे हम लोग C लिखेंगे तो यहां पे हम लोग P लिखेंगे, यहां पे हम लोग C लिखेंगे तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। ऐसे करके मेरे भाई लिखना है, ठीक है। मतलब AB यहां पे आना चाहिए, QR यहां पे आना चाहिए, देखो BC आना चाहिए, RP आना चाहिए और AC देखो AC और यहाँ पे यहाँ पे देखो QP आ गया। तो मतलब हमें एक सीक्वेंस के रूप में लिखना है, यही बात आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं कि मेरा मन किया कि ABC, ऐसे आप लिख देना त्रिभुज ABC और ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के और ये हमारा मान क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा मान होगा ये वाला सही, ठीक है। तो अनुपात हमें बराबर होने और इसी को हमें ध्यान से करनी है, ठीक है। आपको समझ में आ रही है? तो हम अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखो इसमें और भी क्वेश्चन दिए हुए, तो हम सभी क्वेश्चन को आपको बता देते हैं, ठीक है। ध्यान देना, ठीक है। देखो मेरे भाई, हम इसके अनुपात को मिलाते हैं। जैसे 3 का दूना 6 होता है, 2 का 5 गुना और ये 7 का, ये मतलब कोई अनुपात नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो ये तो समरूप नहीं है। फिर भी मैं इसे हल कर देता हूं, ठीक है। किसी के संग किसी का अनुपात मिला के देख लो। देखो 3 का ये दूना है तो इसका भी दूना होना चाहिए, लेकिन दूना नहीं है बल्कि दूना से एक अधिक है, ठीक है। देखो ये 2.7 का दूना 54 होगा, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो हम इसको लिखते हैं कैसे? देखो मान लो इसको हल करना हो तो कैसे हल करेंगे? लिखेंगे हल बराबर
LM बटा के DE, क्या करेंगे मेरे भाई, LM बटा के DE बराबर आना चाहिए MP बटा के EF, MP बटा के EF बराबर आना चाहिए LP बटा के DF, LP बटा के DF। मेरे भाई हम सबका मान रख देते हैं, सबका मान रखेंगे तो LM का मान 2.7 है, DE का मान मेरे पास 4 है, MP का मान 2 है, EF का मान हमारे पास 5 है, LP का मान हमारे पास कितना है मेरे भाई 3 है, और DF का मान कितना है 6 है। काटा पीटी मचा देंगे तो यहाँ 3 एकम 3, 3 दूना के 6, कोई भी मान मेरे भाई बराबर नहीं हो रहा है, इसमें से कोई भी मान बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि अतः इस त्रिभुज के युग्म, अतः इस त्रिभुज के युग्म समरूप नहीं होंगे। ठीक है, क्या होंगे मेरे भाई, समरूप नहीं होंगे, नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि ये समरूप नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि अतः इस त्रिभुज के युग्म समरूप नहीं होंगे, और सिर्फ हमारे इतना से में ही हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अच्छा, यही क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, और आपको ध्यान से देखना है, आपको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं है। कैसे समरूप होंगे, देखो 2.5 दूना के कितना होता है 5, 5 दूना के कितना होता है 10, और दोनों के बीच में हमारे पास क्या है, एंगल है हमारा 70 अंश और 70 अंश। और मैंने आपको एक चीज बताया था प्रॉपर्टी कि सास की, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड के बीच में एक एंगल आ जाए तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। यानी दो साइड के बीच में हमारा एंगल आ जाए, दो साइड के बीच में हमारा एंगल आ जाए तो हमारा समरूप कहलाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर से आप लोग ध्यान देना, हम इसको हल करते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण M के बराबर कोण Q है, कोण M के बराबर मेरे भाई क्या है, कोण Q है। आपको दिख रहा है ये 70 अंश है, ये भी 70 अंश है। अब इसके भुजाओं के अनुपात को हम मिला लेते हैं, तो मेरे भाई जो MN का अनुपात है, ठीक है, जो MN का अनुपात है वो PQ के बराबर है। हाँ भाई, MN का अनुपात PQ के बराबर आना चाहिए, और ML का अनुपात QR के बराबर आना चाहिए। ML का अनुपात QR के मेरे भाई क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, हम सबका मान रख देते हैं मेरे भाई। MN का मान कितना है तो बोलोगे भाई 2.5 है, और PQ का मान कितना है मेरे भाई, PQ का मान कितना है 5 है, और ML का मान कितना है मेरे भाई, ML का मान 5 है। ठीक है, और QR का मान कितना है मेरे भाई 10 है, और सबको हम डिवाइड करेंगे 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना के 5, तो सबका मान आएगा मेरे भाई 1/2। जब सबका मान 1/2 आ रहा है तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या है मेरे भाई, समरूप है। किस कसौटी से, साइड एंगल साइड से, यानी दोनों भुजाएं भी अनुपात में बराबर है और उनके बीच में बनने वाला कोण भी बराबर है, इसलिए साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। इसलिए मेरे भाई हम लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड के कसौटी से समरूप होंगे। अब मेरे भाई एक ही चीज ध्यान देना कि हम समरूप को लिखेंगे कैसे। एग्जाम में आपको 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा भुलवाने के लिए, लेकिन मेरे भाई हम इतना तेज रहेंगे कि हम सारे क्वेश्चन के ऑप्शन को बढ़िया तरीके से लगे। कैसे मेरे भाई, अब कसौटी से, अब देखो इसके हम ध्यान से लिखेंगे कि इसको हम समरूप के रूप में कितना आसानी से लिखेंगे, ये बात ध्यान देना। तो हमने यहाँ पे देखा था साइड एंगल साइड, क्या लिखा था मेरे भाई, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे NML, क्या लिखेंगे मेरे भाई, त्रिभुज NML, ये समरूप होगा। यहां भी साइड एंगल साइड जाएंगे तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो यानी PQRK, ये हमारे हो जाएगा त्रिभुज PQRK समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसे हमें सवालों को हल करनी है, और इसी तरीके से हम अपने सारे सवालों को भी हल करना चाहेंगे। ठीक है, कितना आसान सा ये सवाल था। तो ये हमने 4 नंबर के सवालों को हमने लगा दिया। अब इसके बाद आगे के सवालों को देखिए, वो भी हम बताते हैं आराम से। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सा ये सवाल है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताया था कि मेरे भाई जो ये हमारे पास त्रिभुज होते हैं ये समरूप कब होते हैं। मैंने आपको एक चीज बताया था कि इस साइड का अनुपात इस साइड के हो, इस एंगल का अनुपात इस एंगल के संग हो, यानी जितना एंगल ए है उतना ही एंगल ये होना चाहिए, और इसका अनुपात इसके संग हो, तब ये जाकर मेरे पास क्या होता है मेरे भाई, साइड एंगल साइड के अनुपात से ये हमारे पास क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। यानी ये दोनों त्रिभुज मेरे भाई क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे भाई कि दोनों साइड के बीच में एंगल यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे दोनों साइड के बीच में एंगल है, तो ये समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि SAS कसौटी हमसे ये कहता है कि दोनों साइड के बीच में हमारा एंगल फंसा हुआ होना चाहिए। मेरे भाई यहाँ भी साइड है, यहाँ भी साइड है, लेकिन एंगल यहाँ पे नहीं है, और यहाँ भी साइड है, यहाँ भी साइड है, बीच में एंगल है। ठीक है,
तो यहाँ दो साइड के बीच में हमारा एंगल नहीं है, यहाँ दो साइड के बीच में हमारा एंगल है, इसलिए ये समरूप नहीं कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अनुपात आपको बराबर दिख जाएंगे, देखो 2.5 का दूना 5 है, 3 का दूना 6 है, अनुपात तो आपको बराबर दिख जाएंगे, लेकिन इनके बीच में जो एंगल होना चाहिए, ये एंगल यदि यहाँ पे होता 80 अंश तो हमारा ये समरूप कहलाता, लेकिन 80 अंश यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे दिया, इसलिए हमारा समरूप नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं मेरे भाई कि त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं होगा डी ई एफ के, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि दोनों साइड के बीच में हमारा एंगल होना चाहिए, क्योंकि एंगल यानी कोण दोनों भुजाओं के बीच में होना चाहिए, भुजाओं के बीच में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखना मेरे भाई, ये देखो मेरे भाई क्या होता है, आप सभी को पता है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, ठीक है। आपको ये पता है कि एक त्रिभुज है, इसमें ये θ1 है, ये θ2 है और ये मेरे भाई θ3 है। तो आप सभी को पता है कि इन तीनों कोणों को यदि आप जोड़ देंगे तो टोटल मेरे पास मेरे भाई जो तीनों कोणों का योग होगा वो कितना अंश होगा? 180 अंश होगा। मेरे भाई यहाँ पे 80 अंश है, ये 70 अंश है और इस कोण को मान लेते हैं थीटा। तो हम कह सकते हैं कि 70 अंश प्लस 80 अंश प्लस थीटा बराबर कितना होगा मेरे भाई? 180 अंश होगा। तो इस थीटा का मान क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के उधर भेज देंगे। तो 8 7 15 यानी 150 और 180 में से हम 150 को घटाएंगे तो मेरे पास थीटा का मान कितना आएगा मेरे भाई? 30 अंश आएगा। यानी इस थीटा का मान कितना हो गया मेरे भाई? 30 अंश हो गया। ठीक है, उसी तरह सेम प्रोसेस हम करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। ठीक है तो आप सभी को पता है कि तीनों कोणों का योग कितना अंश होता है? 180 अंश। तो 80 अंश प्लस 30 अंश प्लस ये मेरे भाई थीटा हो गया, टोटल कितना होगा? 180 अंश। 8 3 11 110 अंश। 110 अंश को हम ले जाके उधर क्या करेंगे? घटा देंगे। तो थीटा का मान आएगा 180 अंश माइनस 110 अंश। ठीक है, तो थीटा का मान कितना हो गया? 70 अंश। यानी इस थीटा का मान कितना हो गया मेरे भाई? 70 अंश। ठीक है अब आपको ये अनुमान लगाना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ 70 अंश है तो यहाँ भी 70 है, यहाँ 80 है तो यहाँ भी 80 है, यहाँ 30 है तो यहाँ 30 है। यानी एंगल 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 के अनुपात से हमारा क्या होगा? बराबर होगा। या ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण D के बराबर कोण हमारा P था, कोण E के बराबर हमारा कोण Q था और कोण F के बराबर हमारा कोण R था। तो जब भी हम इसे समरूप में लिखेंगे ऐसे लिखेंगे इसको कि एंगल 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 की कसौटी से एंगल 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 की कसौटी से यह त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे मेरे भाई? समरूप होंगे। और कैसे हम लिखेंगे ये भी आप ध्यान देना। तो सबसे पहले हम D लिखेंगे, तो D के सामने वाला कोण कितना है? 70 अंश। तो P के सामने वाला कोण भी कितना अंश होगा? 70 अंश होगा। ठीक है, उसके बाद हम 80 अंश वाला लिखेंगे E का मान, तो यहां भी 80 अंश वाला हम Q का मान लिखेंगे। ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे 30 अंश वाला मान F का मान, तो यहां भी हम लिखेंगे 30 अंश वाला R का मान। तो ऐसे करके मेरे भाई लिखना है DEF समरूप होगा PQR के। ठीक है, क्लियर यहां तक हुआ? तो अभी मेरे भाई घबराना नहीं है, अभी ये शुरुआत है, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को और भी अच्छे तरीके से लगाएंगे और ये सारी की सारी एडवांस लेवल की सवाल है, तो हम इसको आपको आराम से ही बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बताने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और एक एक सवालों को वैसे हम आपको लगवा के देंगे जैसे आप इसे एग्जाम में भी लिख सकते हो और इसे सुंदर तरीके से समझ भी सकते हो। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? तो आपको ध्यान देना है और हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। ठीक है, देखिए। ठीक है, आइए हम अपने दूसरी क्वेश्चन को हल करते हैं और इस क्वेश्चन को बड़ा जानदार तरीके से हल करते हैं। देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है, बस हमें अपना दिमाग लगाना है। हमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं आपको प्रैक्टिस के रूप में आपके यहाँ पे दिखा रहा हूं। ठीक है, मान लो ये मेरे पास दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और ऐसे मेरे भाई ये कटा हुआ है, आप लोग को पता है। और ये वाला कोण कितना है मेरे भाई? 125 अंश है और ये वाला कोण कितना है? 70 अंश है। तो मुझसे जानते हो क्या क्या पूछा गया है? मुझसे ये वाला कोण का मान पूछा गया है। ये वाला कोण का मान कितना होगा? इस वाले कोण का मान कितना होगा? इस वाले कोण का मान कितना होगा? इस वाले कोण का मान कितना होगा? तो इन सारे कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण का मान होता है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इन दोनों कोणों को यदि जोड़ दूंगा तो इस कोण के बराबर आना चाहिए। 70 में ऐसा क्या जोड़ दूं
70 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि 125 हो जाए, तो 70 में हम कह सकते हैं कि 55 अंश जोड़ देंगे मेरे भाई तो 125 अंश हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी को पता है कि एक सरल रेखा पे टोटल कितने अंश के कोण बनते हैं, टोटल 180 अंश के कोण बनते हैं। तो मेरे भाई ये एक सरल रेखा है और यहाँ पे 125 अंश का कोण बन रहा है, तो ये वाला कोण कितना होगा मेरे भाई, 55 अंश होगा। तब ये जाके पूरा कोण कितना अंश होंगे मेरे भाई, 180 अंश होंगे। तो मेरे भाई हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण कितना अंश होगा, 55 अंश होगा। और 55 अंश के ठीक अपोजिट एंगल, आप सभी को पता है कि जब भी कोई तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती है तो इसके आपस में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण मेरे भाई इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 55 अंश है तो ये भी 55 अंश होगा। ठीक है, और आप सभी को पता है कि जब भी कोई समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब भी कोई समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो एकांतर कोण है वो बराबर होती है। एकांतर कोण क्या होते हैं मेरे भाई, बराबर होते हैं। ये जेड वाली आकृति क्या होती है, बराबर होती है। ये वाला कोण इसके बराबर होंगे, यानी मेरे भाई ये 55 अंश है तो ये भी कितना होगा, 55 अंश होगा। तो अभी हम इसको आराम से हल करेंगे, ये मैं आपको आसान से तरीका बताया हूं। देखो क्वेश्चंस को आपको तो हर कोई क्वेश्चन को लगाना है, लेकिन क्वेश्चन को समझ में तो आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, समझना सबसे बड़ी जरूरी होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि डीबी किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनते हैं वो कितना अंश बनते हैं, 180 अंश बनते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे ऐसे हल में कि किसी भी सरल रेखा पर, क्या लिखना है मेरे संग, कि किसी भी सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं मेरे भाई वो कितना अंश बनते हैं, 180 अंश बनते हैं। यानी ये एक सरल रेखा है, डी और बी मेरे भाई क्या है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा है और इस पे कितने अंश के कोण बनेंगे, 180 अंश के बनेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि 125 अंश प्लस यहाँ पे डी ओ सी, कोण डी ओ सी बराबर कितना अंश हो जाएंगे मेरे भाई, 180 अंश हो जाएंगे। तो कोण डी ओ सी बराबर 180, 125 को उधर लेके जाएंगे तो 180 में से 125 घटा देंगे तो कोण डी ओ सी का मान कितना अंश हो जाएगा मेरे भाई, 55 अंश हो जाएगा। कितना अंश हो जाएगा मेरे भाई, तो आप सभी लोग बोल देना इस कोण का मान कितना अंश हो जाएगा, ये मान 55 अंश हो जाएगा। ठीक है, देखो अपोजिट एंगल के अनुसार जब भी कोई दो तिर्यक रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है तो उसके शीर्षाभूमि कोण या अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 55 अंश है तो ये भी अंश कितना होगा मेरे भाई, 55 अंश होगा। ठीक है, कैसे अंश होगा, 55 अंश होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण डी ओ सी, डी ओ सी ये मेरे भाई बराबर हो जाएगा ए ओ बी के, कोण ए ओ बी के, यानी कितना अंश हो जाएगा मेरे भाई, 55 अंश हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ए ओ बी का मान होगा वो कितना अंश होगा मेरे भाई, 55 अंश होगा। ठीक है, तो ये वाला मान भी हमारे पास निकल गया। और कैसे हुआ मेरे भाई, सम्मुख कोण से, जिसका क्या नाम है मेरे भाई, सम्मुख कोण, या इसको कहते हैं अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं मेरे भाई, अपोजिट एंगल कहते हैं। तो अपोजिट एंगल के अनुसार मेरे भाई ये 55 अंश ये किसके बराबर होगा, 55 अंश के होगा। ठीक है, ध्यान देना। यहां पे हमारे पास दो मान निकल गए, एक डीओ से निकल गया, एक ईओ भी निकल गया। ठीक है, अब हम इस एंगल की बात करते हैं तो इस एंगल का मान कितना होगा। तो आप सभी को पता है कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण का मान होता है वो सुदूर अंतः कोणों के योग के क्या होता है मेरे भाई, बराबर होता है। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि दो समानांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ओ ए बी का मान चाहिए, मतलब इसका मान मुझे चाहिए। इसका मान हमें तभी ज्ञात हो सकता है जब इसका मान ज्ञात होगा। कैसे मेरे भाई, ध्यान से देखना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 55 अंश है, ये 70 अंश है, तो ये कितना अंश का होगा मेरे भाई, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये जो तीनों कोण का योग होना चाहिए वो 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, या आप यहां से भी कर सकते हो कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होना चाहिए। कि 70 में ऐसा क्या जोड़ दे कि 125 हो जाए, तो 70 में हम कर सकते हैं 55 अंश जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। आपको मैं ऐसे बताया हूं कि किसी भी त्रिभुज में मेरे भाई ये वाला जो कोण का मान होता है इन दोनों कोणों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि मेरे पास ये x है तो ये मेरे पास θ1 है, ये θ2 है, इन दोनों योग के मान के क्या होना चाहिए मेरे भाई, बराबर आना चाहिए। तब ये मेरे पास क्या कहलाएगा मेरे भाई, ये कोण का मान हमारे पास आ जाएगा इन दोनों कोणों के योग के। तो हम कह सकते हैं कि 70 में 55 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यही स्टेप लिखना है कि किसी भी त्रिभुज में
ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, वाह्य कोण का मान, वाह्य कोण का मान, वाह्य कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है 125 अंश के। तो हम लिख देंगे 70 अंश प्लस कोण DCO बराबर कितना अंश होना चाहिए मेरे भाई? 125 अंश होना चाहिए। आप यहाँ पे त्रिभुज के अंतः कोणों का भी योग आप लिख सकते हो, वहां से भी हल कर सकते हो, लेकिन ये वाला आसान होगा आपके लिए। ठीक है, तो कोण DCO बराबर 125 में से 70 घटा दोगे, मेरे पास आएगा मेरे भाई 55 अंश। तो जब ये वाला 55 अंश है तो मेरे भाई एकांतर कोण के अनुसार ये वाला भी कोण कितना अंश होगा? 75 अंश होगा। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया है कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण DCO बराबर होगा कोण OAB के, OAB के, यानी OAB का मान कितना हो जाएगा? OAB का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 55 अंश हो जाएगा। तो हमारे पास तीनों के तीनों मान निकल गए, एक ये वाला मान, एक ये वाला मान, एक ये वाला मान। ठीक है, हमारे पास तीनों के तीनों मान निकल गए। आप इस मानों को क्या करना? ध्यान रखना। ठीक है, DOC भी निकल गया। ठीक है, DOC, DCO, हाँ यहाँ पे निकला है ना, DCO का मान कितना अंश निकला है? 55 अंश। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना निकला है? 55 अंश निकला है। ठीक है, और यहाँ पे OAB। तो हमारे पास 3 नहीं 4 मान टोटल निकल गए। क्वेश्चन में हमें 3 ही मान पूछा हुआ था। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बस एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, और हमने इसको क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से बताया है, और ये आसान तरीके से सोल्व करके बताया हूं। ठीक है, इसमें कहीं भी समरूप नहीं लगा है, सिर्फ हमें दिया गया था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास दिया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक समलंब है हमारे पास, जिसमें AB समानांतर है DC के, यानी ये वाली जो रेखा है इस रेखा के क्या है मेरे भाई? समानांतर है, और जिसके विकर्ण AC और BD पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इनके जो विकर्ण है ये हमेशा कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ये O वाले बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा के OC बराबर OB बटा के OD। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, यही हमें बातें प्रूफ करनी है। देखो मेरे भाई, ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको मिले ना, तो एक बात ध्यान से देखना, मुझे इस वाले त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज को क्या करना है? समरूप घोषित कर देना है। और वो मैं कैसे करूंगा? ध्यान से देखना। कभी भी आपको ऐसे देखो दिखा हुआ दिखे, देखो ये ऐसे ही दिया गया है। ठीक है, इस त्रिभुज को यदि ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे ही मान दिया गया है। इन दोनों त्रिभुजों को ले लोगे, इसमें ये वाला जो कोण है ना, इस वाले कोण के क्या होगा मेरे भाई? बराबर होगा अपोजिट एंगल के अनुसार। एक एंगल हमारे पास बराबर हो गया मेरे भाई। जो ये वाला एंगल है ना, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा एकांतर कोण के, यदि ये समांतर रेखा होगी तो। दो समानांतर रेखाओं के यदि एक तिर्यक रेखा काट दे तो इसके एकांतर कोण क्या होते हैं मेरे भाई? बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इसके। और ये वाला जो कोण होगा मेरे भाई, इसके कोण बराबर होगा। तो किसी भी त्रिभुज के यदि तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाती है? समरूप कहलाती है। इनकी इनके भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी, इनके भुजाएं भी क्या होंगी मेरे भाई? समान अनुपात में होंगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको हम आसानी तरीके से बनाएंगे। हाँ, जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हल। ठीक है, लिखेंगे एक समलंब चतुर्भुज ABCD है, जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें दिया गया है कि AB समानांतर है DC के। AB समानांतर है किसके मेरे भाई? DC के। तो हम क्या ही करते हैं कि हमें ये पता है कि AOD, हमें ये पता है AOB कोण AOB ये बराबर है कोण DOC के। कौन से कोण से? सम्मुख कोण से, यानी अपोजिट एंगल से। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से देखना, आपको ये दिख रहा है ना त्रिभुज AOB में, हम यहाँ पे दोनों त्रिभुज को नाम लिख देते हैं AOB में। ऐसे आप लिख देना त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में
आप ऐसे लिख देना कि जो ए और बी है वो डी और सी के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये वाला जो कोण है मेरे पास मेरे भाई, इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ठीक है, कभी भी दो तिर्यक रेखा आपस में काटते हैं इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं मेरे भाई, बराबर होते हैं। अच्छा, ये वाला कोण मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाला जो कोण होगा ये इस वाले कोण के क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। यानी ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा, क्योंकि ये दो समानांतर रेखा होगी, यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण क्या होते हैं मेरे भाई, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ ये बराबर होगा कोण ओ डी सी के, कोण ओ डी सी के। कैसे, एकांतर कोण से। कैसे मेरे भाई, एकांतर कोण से। और मेरे भाई आपको एक ही चीज बताया हूं कि किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हो जाए, यदि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाए तो ये तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। मेरे भाई ये दोनों कोण यदि आपस में बराबर हो जाए ना तो ये तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। हमने आपको एक चीज रूल बताया था, ए का नियम। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल कसौटी से त्रिभुज क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इसका एंगल क्या है, इसका एंगल हम लिखेंगे बी। क्या कहेंगे मेरे भाई, बी ए ओ, ऐसे लिखो मेरे भाई, बी ओ ए। क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी ओ ए समरूप होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, समरूप होंगे। अब ये वाला अल्फा वाला कोण बी है तो यहां भी अल्फा वाला कोण डी लेंगे, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज डी ओ सी के, डी ओ सी के। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखो मेरे भाई ये ज्योमेट्री है। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस चैप्टर में यदि आप अपना पूरा योगदान देंगे तो आप औरों से ज्यादा नंबर लेके आओगे। मैं आपको एक एक कंसेप्ट आपको आराम से बताऊंगा, ध्यान से देखना। हाँ, जियोमेट्री की क्लास यदि आप शुरुआत से कर रहे हो ना तो आपके लिए ये क्लास तो बहुत ही आसान लगेगी। मैंने पहले ही वीडियो में आपको जियोमेट्री की सारी बेसिक बताया हूं, फिर आपको धीरे धीरे करके जियोमेट्री को मैं बताया हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो बी ओ ए समरूप होगा डी ओ सी के। ठीक है, ध्यान देना इसमें। अब इसमें हम क्या कहेंगे कि जब मेरे भाई ये दोनों भुजाएं, देखो जब ये दोनों मेरे भाई क्या हो सकते हैं, जब ये दोनों समरूप हो जाएंगे तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर होगा, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो OA का अनुपात होगा वो OC के बराबर होगा, यानी इसका इसके बराबर होगा। क्या कह सकते हैं मेरे भाई, जो OA का अनुपात होगा वो OC के बराबर होगा। ऐसे आप लिख देना एक पॉइंट। ठीक है, कि समरूप होने पर भुजा के अनुपात बराबर होते हैं, भुजा के अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है, इसका वाला ये भुजा, इसका वाला ये भुजा, इसका ये भुजा, इसका ये भुजा बराबर होंगे। यानी कह सकते हैं कि AOA क्या है मेरे भाई, OA बटा के OC बराबर OB बटा के OD। मेरे भाई ये क्या होंगे, बराबर होंगे। या हम ऐसे जानते हैं ना मेरे भाई, ऐसे एक त्रिभुज हमारे पास ये है, ऐसे हमारे पास एक त्रिभुज है, और मेरे भाई एक ऐसे हमारे पास एक त्रिभुज है, और आप सभी को पता है कि ये दोनों त्रिभुज में एक समानांतर रेखा काट दे तो जो इसका अनुपात है वो इसके अनुपात के बराबर होगा, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा, इस बड़े वाले के संग इसका अनुपात इसके संग बराबर होगा। सेम वही कंडीशन हुआ कि इसका अनुपात इसके संग बराबर होगा, इसका अनुपात इसके संग बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का ये हल है, और ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे भाई ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, मेरी बातें ध्यान से सुनना। अच्छा, हम लोग ये तो जानते हैं मेरे भाई ना कि ये हमारे पास एक थेल्स प्रमेय होता है, बोलो हाँ भैया। और ये भी हमारे पास एक पता है कि ये भी हमारे पास थेल्स प्रमेय होता है। एक और हम थेल्स प्रमेय का चित्र बना लेते हैं। आपको मैं यहाँ पे 2 कंडीशन बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है, और ये हमारे पास A B C, और ये हमारे पास D है, और ये मेरे पास E है। ये हमारे पास A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D, और ये मेरे पास क्या हो गया मेरे भाई E है। ठीक है, देखो मेरे भाई यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल है ADE, और यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल है ABC। यहाँ पे एक छोटा सा है ADE और बड़ा वाला है ABC। तो हम ऐसे मान के चलते हैं, तो जो ये वाला कोण होगा ना मेरे भाई ये दोनों में कॉमन होगा, छोटे वाले में भी होगा, बड़े वाले में भी होगा। अगर ये कोण मेरे पास मेरे भाई अल्फा है, ठीक है, तो 2 एंगल यदि किसी भी त्रिभुज के यदि बराबर हो गए, 2 एंगल किसी भी त्रिभुज के बराबर हो गए मेरे भाई, यदि ये वाला अल्फा है और ये वाला भी अल्फा दे दिया, तो मेरे भाई हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। लेकिन यही क्वेश्चन हमें उल्टा तरीके से दे दे
कि मेरे भाई ये वाला जो ए वाला कोण है वो इसका भी है और ये बड़े वाले का भी है। मेरी बातें ध्यान सुनना, ADE का भी है कोण ए कॉमन होगा और ABC में भी ये कोण मेरे पास क्या होगा मेरे भाई कॉमन होगा। अगर ये कोण मेरे पास मेरे भाई अल्फा दे दे और ये वाला कोण मेरे पास क्या दे दे मेरे भाई अल्फा, यानी ये वाला कोण इस कोण के क्या है बराबर है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे त्रिभुज AED। क्या लिखेंगे, AED समरूप होगा, किसके समरूप होगा, ABC के, ABC के। अब यहां पे एक चीज देखोगे मेरे भाई, आप यहां पे एक चीज देखोगे कि ए वाले कोण के सामने ए वाला कोण है, यानी ये कोण इसका भी है, ये वाला कोण बड़े वाले का भी है, दोनों कोण बराबर है। ई वाले के सामने बी वाला है, यानी ई वाले के सामने वाला बी वाले का कोण है बराबर है, और डी वाले के सामने सी वाला है, यानी डी के सामने जो कोण होगा मेरे भाई वो सी वाले कोण के ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये बात हमको ध्यान देनी है कि एंगल बदलने के अनुसार हमारे पास ये जो मान होते हैं ये भी बदले हुए होते हैं। यही बातें आपको ध्यान देनी है कि कोण हमारा किधर है, कोण हमारा किधर है, ठीक है। यदि कोण पीछे रहेगा तो उस तरीके से लिखेंगे। देखो क्वेश्चन तो आपको एक ही तरीके था, लेकिन एंगल बदल गया तो यहाँ पे AED हो गया, यहाँ पे ADE हो गया, और ये दोनों में देखो मेरे भाई फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ADE हो गया, यहाँ पे AED हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान देनी है आपको। चलिए क्वेश्चन हम लोग कौन सा करते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें दिया गया है कि QR और QS दिया हमें कि QR ये जो बड़ा वाला मान है मेरे भाई, ये जो बड़ा वाला मान है QR, ठीक है, और QS का जो अनुपात है वो बराबर है Q और T के अनुपात के और PR के, QT और PR के अनुपात के बराबर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में से ये कहा कि कोण 1 के बराबर कोण 2 है, यानी ये जो कोण है वो कोण 2 के बराबर है। तो आप सभी को पता है कि यदि समान कोण हो गए तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी मेरे भाई, समान होंगी, और ये कोण हमारा कौन सा बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि कोण 1 और कोण 2 बराबर है, यदि कोण 1 और कोण 2 मेरे पास क्या है मेरे भाई बराबर है, ठीक है, तो ये जो भुजाएं हैं ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी PQ के बराबर क्या हो जाएंगी, PR हो जाएंगी। PQ के बराबर क्या हो जाएंगी मेरे भाई, PR हो जाएंगी। और ये कैसे होंगी कि हम कह सकते हैं कि समान कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होती है, सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है मेरे भाई, क्या होती है, बराबर होती है। तो समान कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे भाई, बराबर होती है। कौन सी, ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, PQR कौन सा, ये देखो ये दोनों भुजाएं जब बराबर हो जाएंगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा मेरे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, आइसोस्केल कहते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं। अब मेरे भाई जब PQ के बराबर PR हो गया तो हम समीकरण में क्यों ना हम PR की जगह PQ रख दे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, अतः इस समीकरण को हम लिखते हैं QR बटा के QS बराबर QT बटा के PR, ठीक है। इसके जगह पे हम बदलाव क्या करते हैं कि QR बटा के QS बराबर QT, इस PR के जगह हम क्या करते हैं, PR के जगह हम PQ को रख देते हैं। क्या रख देते हैं मेरे भाई, PQ को रख देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि PR के जगह PQ को रखने पर हम रख सकते हैं, क्योंकि PR PQ के बराबर, इसलिए हम PR की जगह क्या रख दिए मेरे भाई, PQ को रख दी। रखने पर जब हम PR की जगह PQ को रख देंगे तो मेरे भाई आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, आप यहाँ पे एक चीज जरूर देखोगे कि QR का अनुपात जो QS के संग है, QR का अनुपात जो QS के संग है, वही अनुपात Q2 का QT, Q और T का अनुपात होगा PQ के संग होगा, यानी P और Q के संग होगा, यानी इसका अनुपात मेरे भाई इसके संग होगा। और यह आप एक चीज जानते हो कि ये त्रिभुज तभी समानांतर हो सकते हैं जब इनके अनुपात क्या हो, बराबर हो। देखो मेरे भाई क्वेश्चन आपको 2 तरीके से पूछा जाता है। एक बात आप ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन ये कहा जाएगा कि या तो ये वाली भुजा इसके समानांतर है, या तो क्वेश्चन में आपको ये बता दिया जाएगा कि इसका जो अनुपात है इसके अनुपात के बराबर है, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है, यानी समझ लेना वहां पे थेल्स प्रमेय यूज हो रहा है। वहां पे कौन सा प्रमेय हो रहा है, थेल्स प्रमेय। तो मेरे भाई ये वाला प्रमेय कौन सा है, थेल्स प्रमेय है। या तो आपसे कह दिया जाएगा कि ये दोनों भुजाएं समानांतर है, या तो इसके अनुपात क्या है, बराबर है, तो भी वहां पे ये समझ लेना कि ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि जो ये Q वाला कोण है ये दोनों त्रिभुज में कॉमन होगा, यानी छोटा वाले में भी और बड़ा वाले में भी। और ये वाला जो एंगल होगा मेरे भाई समानांतर होगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा।
और ये वाला समानांतर है तो इसका ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, बराबर हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पीएस है वो समानांतर है टी आर के, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि जो पी क्यू एस है, जो मेरे भाई पी क्यू एस है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। किसको जाएगा, टी क्यू आर के। और ये हमने क्या कर दिया मेरे भाई, प्रूफ कर दिया। तो ठीक है, इसको लिख देना मेरे भाई इति सिद्धम। क्या लिख देना मेरे भाई, इति सिद्धम लिख देना। ठीक है, ध्यान से। तो देखो मेरे भाई, क्वेश्चन को हमें समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में आपको मिल जाएंगे, कई जगह आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हमें कितना आ रहा है ये हमें मायने रखता है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछ कर रहा है ये हमें मायने रखता है। तो हम क्वेश्चन को एक एक लेवल वाइज लेवल करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। ठीक है, देखिए 5 नंबर का सवाल हमसे क्या कह रहा है कि पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार है कि कोण P बराबर कोण RTS है, तो दर्शाइए कि RPQ समरूप है RTS के। ये तो भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको फिलहाल में कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि मान लेते हैं मेरे भाई एक ये त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में एक चीज आप ध्यान देना, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समानांतर है, समानांतर नहीं भी हो तो भी आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो एंगल होगा वो छोटे वाले त्रिभुज का भी एंगल कॉमन होगा, बड़े वाले त्रिभुज का भी एंगल कॉमन होगा, में कॉमन होगा ए बी सी डी ई। ठीक है, अब मेरे पास मान लेते हैं मेरे भाई यदि अल्फा कोण है, अगर ये कोण इसके बराबर दिया है तो हम ये कह सकते हैं ना मेरे भाई कि ए डी ई में जो दो कोण है वो ए बी सी में दो कोणों के क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। हम कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं मेरे भाई कि कोण ए, देखो हम यहां से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि जो कोण ए होगा इसमें भी बराबर होगा कोण ए के। दोनों में कोण क्या होगा मेरे भाई, दोनों त्रिभुज में हमारा कोण ए क्या होगा, बराबर होगा। और दोनों त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि कोण ए ई डी बराबर होगा कोण ए बी सी के, क्योंकि ये भी कोण अल्फा ये भी कोण अल्फा है। सेम यही कंडीशन यहाँ पे हुआ है। यदि इसको हम इसे सीधे पलट देंगे तो मेरे भाई जो ये आर है ये दोनों में कॉमन होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण आर बराबर कोण आर होगा। पहले आप यहां पे लिख लो आर पी क्यू ना, तो पहले आप ये लिख लो मेरे भाई त्रिभुज आर पी क्यू तथा आर टी एस में। ठीक है, कोण आर बराबर कितना होगा मेरे भाई, कोण आर होगा और ये दोनों में उभयनिष्ठ होगा। दोनों में मेरे भाई क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, दोनों में कॉमन होगा। जब दोनों में मेरे भाई ये कॉमन होगा तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हमें क्वेश्चन में ही दिया है, यहाँ पे दिया ना कोण बी बराबर कोण आर टी एस। यदि ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा मेरे भाई, अल्फा ही होगा। हम कह सकते हैं कि कोण P बराबर कोण RTS बराबर है, क्या है मेरे भाई, बराबर है। तो जब भी किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो जाए, यानी एक एंगल तो ये बराबर हो गया दोनों में और ये एक एंगल बराबर हो गया, तो मेरे भाई हम कह सकते हैं कि इस एंगल समरूप कसौटी से एंगल और एंगल के समरूप कसौटी से ये त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो बोल देना हाँ भैया हमको ये बातें समझ में आ रही है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, आराम से लगा दिया। फिर से एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ मेरे भाई कि जो ये R का क्वेश्चन है ये दोनों में कॉमन था। जब दोनों में कॉमन था तो मेरे भाई यहाँ पे एक एंगल हमारा मिल गया। दूसरा एंगल हम कॉमन कब लेंगे, कोई दूसरा एंगल हमें खुद ही दिया है कि एंगल कोण P का मान कोण RTS के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है तो दूसरा वाला एंगल भी मेरे भाई बराबर हो गया। जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो समरूप कसौटी से एंगल बाई एंगल समरूप कसौटी से त्रिभुज RPQ ये बराबर हो जाएंगे RTS के। आप एक ही बात ध्यान देना कि जो P का मान होगा वो T का मान होगा, जो P का मान होगा मेरे पास वो T का मान होगा, जो R का मान होगा वो R का मान होगा। दोनों में मेरे भाई R का मान कॉमन है और जो Q का मान होगा वो S का मान होगा। यानी जितना एंगल ये बनेगा मेरे भाई उतना ही एंगल ये मेरे पास ये बनेगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम लोग जाएंगे 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि जो त्रिभुज ABE है, ABE यानी ये वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला ABE, ठीक है,
ये कांग्रुएंट है, कांग्रुएंट का मतलब ये से है, सर्वांगसम है ए सी डी के, ए सी डी के, यानी इस वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। तो मेरे भाई जितना इसका मान होगा उतना ही मान इसका होगा, और जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा। तो यही बात आपको ध्यान देनी है कि समरूप सर्वांगसम में क्या होता है कि जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही इसकी लंबाई होगी, यानी हम कह सकते हैं कि जितना ए बी का मान होगा उतना ही ए सी का मान होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का मान कितना होगा और ए सी का मान दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और हम कह सकते हैं कि जो 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 ए ई का मान होगा, ए ई का मान होगा वो एडी के मान के बराबर होगा, यानी एडी के मान के बराबर होगा। एई का मान होगा जो एडी के मान के बराबर होगा, यानी यहां से कह सकते हैं कि एई का मान होगा वो एडी के मान के बराबर हो सकता है। कोई भी दो मान हम उठा सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं तो मेरे भाई ए बी बटा के ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसको भी यहाँ पे लेके आएंगे तो एई बटा के एडी बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो मान लेंगे 1। दोनों 1 के बराबर है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। दोनों 1 के बराबर है तो मेरे भाई ये वाला मान इसके बराबर होगा। और हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ए बी का मान है, ए सी का मान है, वो बराबर होगा ए ई के मान और ए बी के मान के क्या होगा मेरे भाई, ए ई बटा के ए डी के मान के क्या होंगे मेरे भाई, बराबर होंगे। और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, 3 मान लेते हैं, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अच्छा, आपको एक चीज दिख रहा है कि जो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ए डी समरूप होना चाहिए त्रिभुज ए बी सी में। और हमारे पास क्या निकल गया है कि ए बी का अनुपात जो ए सी के संग होगा, हमारे पास क्या निकल गया है मेरे भाई कि जो ए बी का अनुपात होगा ए सी के संग होगा, जो ए बी का अनुपात होगा वो ए सी के संग जो होगा वो ए ई का अनुपात ए डी के संग होगा, यानी ए ई का अनुपात ए डी के संग होगा, ठीक है, ठीक है। तो भुजाओं के अनुपात मेरे भाई क्या हो गए, बराबर हो गए। ये भुजा के अनुपात के बराबर हो गई, ये भुजा के अनुपात के बराबर हो गई। और आपको जो ए वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल मेरे भाई ये इसका भी हिस्सा है और ये बड़े वाले का भी हिस्सा है। तो दोनों का जब मेरे भाई हिस्सा हो गया तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड के अनुपात के अनुसार, साइड एंगल साइड के अनुपात के अनुसार जो हमारा छोटा वाला त्रिभुज होगा वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड के अनुसार कसौटी से, ठीक है, हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड के कसौटी से जो हमारा छोटा सा एंगल होगा त्रिभुज ए डी ई का जो होगा समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। और ये हमने क्या कर दिया मेरे भाई, प्रूफ कर दिया, इसलिए लिख देंगे इति सिद्धम। क्या कर देंगे मेरे भाई, इति सिद्धम, ठीक है। क्लियर यहां तक हो गया। तो ध्यान से हमारी क्लासेस यहीं तक अब होगी 6 नंबर के सवालों तक। इसके बाद जो टोटल के टोटल 10 नंबर के सवाल बचे हैं ना, 10 सवाल जो बचे हैं वो हम पार्ट 2 में आपको बता देंगे, यानी दूसरे पार्ट में बता देंगे, ठीक है। ध्यान रखना, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।